Hello girls, how are you all beta? All are safe and sound. Please take care of yourself children. Okay? God bless you beta. Children, you are welcome to the history class. In the previous session, you read about the Bhakti and Sufi traditions in which you were told about the saints, Bhakti and Sufi saints. How did they live their life? What teachings were given to them? And how those saints practiced what they preached, which made them popular. And with their work, they were able to attract the people. Even the kings, they too were in need of support of those saints because those saints gained the popularity among the people. पीछे सेशन में आपने भक्ति और सूफी परंपराओं के बारे में सुना, जिसमें आपको भक्ति और सूफी संतों के बारे में बताया गया, उनकी सिद्धांतों के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में, और किस प्रकार उन संतों ने जो शिक्षा दी, जो सिद्धांत बनाया, उसे उन्होंने अपने जीवन में भी अभ्यास किया, जो उनके लिए एक, आप कह सकती हैं, एक उदाहरण का कारण बन गया जनता के बीच, और जनता के बीच वह लोकप्रिय हो गए। यहाँ तक कि शासक भी उन संतों के तरफ आकृष्ट थे। अगर शासकों को उन संतों के तरफ आकृष्ट होने की बात जो कही गई, वह किसी एक आप धन के परिप्रेक्ष्य में नहीं कह सकते। उन संतों के जीवन से वे सारे शासक प्रभावित थे, और ये प्रमाणित करता है कि शासकों का झुकाव उन संतों की तरफ था, क्योंकि शासकों द्वारा उन संतों को रॉयल पैट्रोनेज, राज के संरक्षण मिला, जिसे उन संतों ने, खास करके आपने इसमें पढ़ा है, चिश्ती संप्रदाय के संतों ने उस धन को जो दान के रूप में उन्हें मिलता था, उन्होंने उस धन से अपने जीवन को विलासी नहीं बनाया, बल्कि खानकाह, जिसके बारे में आपने पीछे चैप्टर में सुना है, उसकी जरूरतों को उन्होंने पूरा किया। इससे क्या हुआ, न केवल शासक प्रभावित हुए, बल्कि पूरी जनता उनसे प्रभावित थी, अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई। Record the previous topic. Clear? Now we'll come to today's topic, children. Now today we are going to change the topic. Means the matter which you had in the previous chapter, it was related to religious faith, the Bhakti and the Sufi saints, their teachings, etc. Now today we will be speaking about an imperial empire which was known as Vijayanagar. Here our topic is an imperial capital, विजयनगर। विजयनगर के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार विजयनगर की खोज हुई, किन का योगदान था, शासकों का क्या योगदान था, इत्यादि हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। So children, as the word Vijayanagar itself gives the meaning as city of victory, जैसा विजयनगर शब्द है, उसका शब्द अर्थ ही बता देता है सिटी ऑफ विक्ट्री, नगर जो विजय था। And it was founded in 14th century, and the area of Vijayanagar extended from river Krishna in the north to the south of peninsula. 14वीं शताब्दी में इसके बारे में मालूम चला, और इसका एक्सटेंशन कृष्णा नदी से प्रायद्वीप से सुदूर दक्षिण तक विस्तृत था। But unfortunately, children, that was ruined in 1565 because of invasions. दुर्भाग्य से 1565 में इस विजयनगर में लूटपाट की गई।
और इसे पूर्ण रूप से विनष्ट कर दिया गया, बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया। बट हाउ वी कम टू नो अबाउट दिस विजयनगर? We come to know through the people living in Krishna Tungabhadra doab. आखिर विनाश के बाद जब इस विजयनगर राज्य का विनाश हो गया तो हमें इसके बारे में कैसे मालूम चला? तो हमें इस शहर के बारे में कृष्णा दोआब क्षेत्र के निवासियों के द्वारा जानकारी मिली। एंड कीप योर नॉलेज दैट as it is mentioned in your book that Vijayanagar is known as Hampi. इसे हम्पी नाम से जाना जाता है। तो you should not get confused if you get the question in the board instead of Vijayanagar if Hampi word is written there. Okay, so it is said that people used to worship the goddess as Pat Devi, Pampa Devi. पंपा देवी का एक मंदिर था जहां यहाँ के लोग माता देवी की उपासना करते थे। उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में माता देवी के संदर्भ में उन्होंने विजयनगर का नाम हम्पी रख दिया। So it is said that Hampi name for Vijayanagar is derived from the local goddess. So the historians, they too got the help to describe this city by the oral tradition and the architectural finds, the inscriptions to tell about Vijayanagar. तो आखिर इतिहासकारों को इस शहर के बारे में बताने की जानकारी कैसे मिली? क्योंकि कहा जाता है कि जो निवासी वहां रह रहे थे उनके द्वारा जो मौखिक रूप में बताया गया और जो रिमेन्स थे, जो फाइंडिंग्स बची थी, चाहे वो स्थापत्य कला से हो चाहे अभिलेख से हो, वह स्रोत थे हमें विजयनगर के बारे में बताने के। Here, now we'll come to the first topic, the discovery of Hampi. हमारा इसका पहला टॉपिक है the discovery of Hampi. The discovery of Hampi, Hampi की खोज. As just now you heard children that it was totally, Vijayanagar was totally ruined in 1565. 1565 में विजयनगर राज्य का पूर्ण रूप से विनाश कर दिया गया। So the ruins, जो अवशेष बचे, those were prepared by, or it was brought in 1800 AD by Colonel Colin Mackenzie, who was an employee in East India Company, and he was the person who prepared the first survey map of that site. कहा जाता है कि जो अवशेष बचे उसे कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा 1800 सदी में प्रिपेयर करने के लिए लाया गया। वो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति थे और ये पहले व्यक्ति थे जो उन्होंने उस स्थान का मानचित्र को तैयार किया। एंड द इंफॉर्मेशंस व्हिच टेल अस the sources which help to give the information of Hampi, it is said that the memories were collected or the informations which were found, they were, you can say they were collected from the temples which were in Hampi. जो भी हमें जानकारी मिली वह हम्पी में स्थित जो भी टेम्पल्स थे, जो मंदिर बने थे, उनके द्वारा, उनमें जो अवशेष बचे थे, उनसे भी इतिहासकारों को हम्पी नगर के बारे में, विजयनगर के बारे में बताने में सहायता मिली। Not only that, what did they do? The information which they got, they tallied it with the information given by the foreign travelers' accounts. They compared it with the foreign accounts which were written in different languages. They have written it in different languages. You can say that it shows that the languages which they were written, that also help to give the information. And the priest of Virupaksha temple and shrine of Pampa Devi, these temples were quite famous.
The informations were gathered from there, and by 1836, the epigraphist, they got the information and then it was tallied. As I told you, that informations were tallied with the foreign accounts and then only it was given to the people. कहा जाता है कि हम्पी नगर में जो मंदिर थे उसमें विरूपाक्ष मंदिर और तीर्थ स्थल के रूप में जो पंपा देवी का मंदिर था, वहां से प्राप्त अवशेषों ने भी हमें हम्पी नगर की जानकारी दी। और जो छायाचित्रकार होते थे उन्होंने भी जो कुछ कलेक्ट किया गया उसको कंपेयर किया जो विदेशी यात्री थे उनके द्वारा किए गए इंफॉर्मेशन से। With that only we came to know, and the literature which was available, जो हमें साहित्य मिला वो अलग अलग भाषाओं में था, जैसे तेलुगु, तमिल, कन्नड़, इन भाषाओं में लिखा था। तो इन सब स्रोतों ने हमें हम्पी नगर के बारे में जानने में सहायता दी। इतिहासकारों को, विद्वानों को इन सारे स्रोतों से हम्पी नगर के बारे में जानकारी देने में सहायता मिली। Now we'll take to point number 2, Rayas, Nayakas and the Sultans. Point number 2. The next topic is about the people, the rulers, which were known as Rayas, Nayakas, and the Sultan. Children, as the whatever information we get, the evidences only tell us that this Vijayanagar was founded by two brothers who were Harihar and Bukka. And it was founded in 1336. हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा विजयनगर की स्थापना 1336 में हुई. Where people used to speak different languages and they used to follow different traditions. जहाँ रहने वाले जो लोग थे अलग अलग भाषाएं बोलते थे, अलग अलग धार्मिक रीति रिवाज मानते थे. स्पष्ट हो जाता है कि वहाँ कई जाति के लोग रहते थे जिनके अलग अलग भाषाएं थी और अलग अलग धार्मिक रीति रिवाज थे. And it is said that on the northern frontier, the Vijayanagar rulers, they used to compete with the contemporary rulers. कहा जाता है कि उस समय जो विजयनगर के शासक थे उस समय के समकालीन शासकों के साथ उनकी प्रतिद्वंदिता रहती थी. And in that, the Sultan of Deccan and Gajpati ruler of Orissa was in that. Because why? Because they wanted to keep control over the land, fertile land and the resources. क्योंकि जहाँ पर इस राज्य का विस्तार था वहाँ की भूमि अत्यंत उपजाऊ थी और whatever resources जो भी संसाधन उपलब्ध थे उससे इन शासकों को काफी लाभ था, इसलिए उनमें आपस में प्रतिद्वंदिता रहती थी. But this you can say competent nature also helped the people to interact with their ideas. Of course, the interaction between the rulers and the people, competent nature between the rulers, that resulted into mingling of culture. स्पष्ट हो जाता है कि वहां के रहने वाले लोगों में आपसी बात व्यवहार था, जिससे आपसी बातों में आप कह सकती हैं अलग अलग भाषाएं, अलग अलग ट्रेडिशन सीखने का लोगों को मिला, चाहे वो ट्रेडिशन किसी भी फील्ड से हो, खास करके स्थापत्य कला से. Interaction between the people helped each of them, especially the rulers. They had taken the advantage of learning about the architecture. खास करके शासकों ने जो उस समय स्थापत्य कला थी उससे भी उन्होंने सीख ली और उसका कहा जाता है कि that was showed in the further development done in विजयनगर. जो स्थापत्य कला के बारे में उन्हें जानकारी मिली वह आने वाले समय में स्थापत्य कला के क्षेत्र में शासकों के द्वारा किए गए कार्य में देखी गई.
because the earlier Chola rulers in Tamil Nadu and Hoysalas in Karnataka, they too extended their patronage to the temples in, you can say, Brideshwar temple in Tanjore and Chankeshwar temple at Belur. कहा जाता है कि पूर्व के शासकों ने, चोला शासक जो तमिलनाडु के और होयसाला जो कर्नाटक के थे, इन्होंने उन मंदिरों को राजकीय संरक्षण दिया। राजकीय संरक्षण से आपने पीछे कई टॉपिक पढ़े हैं, लास्ट टॉपिक में, लास्ट चैप्टर में भी राजकीय संरक्षण की बात कही गई थी। तो राजकीय संरक्षण शासकों के द्वारा दिया गया और यह विजयनगर के शासकों के द्वारा कंटिन्यू किया गया। इवन द विजयनगर रूलर्स, दे टू प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल एंड दे टू कंटिन्यू द ट्रेडिशन विच वॉज एग्जिस्टिंग बिफोर। जो ये परंपरा राज के संरक्षण के देने की बात की थी, वह विजयनगर के शासकों ने भी अपने शासन काल में जारी रखा, जिससे जो विकास पहले हुए, चाहे वो स्थापत्य कला के क्षेत्र में हो, चाहे वह किसी भी विकास के क्षेत्र के संदर्भ में हो, प्रॉस्पेरिटी ऑफ विजयनगर दैट आल्सो वाज बिकॉज ऑफ द विजयनगर रूलर्स। अगर विजयनगर को एक समृद्ध राज्य कहा गया तो ये स्पष्ट है, प्रमाणित है, क्योंकि अगर वह समृद्ध राज्य नहीं होता तो इस प्रकार वहां लूटपाट नहीं होती। तो वहां के शासकों की ही देन थी कि विजयनगर एक समृद्ध राज्य बना। पूर्व के शासकों ने अपना सहयोग दिया और साथ ही साथ विजयनगर के शासकों ने भी उसे कंटिन्यू रखा। Followed children? Okay. Thank you children. God bless you.